हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू मैरिज एक्ट की सीरीज, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर 13 में डिस्कस कर लिया था वॉइड मैरिजेस को, कि कौन सी विवाह जो होते हैं वो शून्य विवाह कहलाए जाते हैं। आज के लेक्चर 14 में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है शून्य करने विवाह या फिर वॉइडेबल मैरिज की। सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइडेबल मैरिज कैसी मैरिज होती हैं, कि वो वैलिड मैरिज होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो वॉइड मैरिज होती हैं वो स्टार्टिंग से ही क्या होती हैं, कोई शादी नहीं होती, सिर्फ उन्हें शादी का नाम इसलिए दे दिया जाता है कि उन्होंने विवाह का अनुष्ठान को पूर्ण कर लिया है, ठीक है। लेकिन उसकी ना तो कोई मान्यता होती है और ना ही कोई वैधता होती है, ना तो वो वैलिड होती है और ना ही वो मान्य होती है। अब हम देखेंगे कि शून्य करने विवाह जो वॉइडेबल मैरिज है, क्या वो वैलिड मैरिज होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो वॉइडेबल मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज है, विधि मान्य विवाह है, और जब तक कि उसके दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार ये ना चाहे कि हम इस विवाह को क्या करा लें, इस विवाह को हम शून्य करने करार घोषित करा लें या फिर शून्य करनीय डिग्री प्राप्त कर लें इस विवाह के लिए, तब तक वो जो विवाह होता है, जब तक कि वह डिग्री प्राप्त नहीं हो जाती, वॉइडेबल मैरिज की डिग्री प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक ऐसा विवाह क्या माना जाता है, एक विधि मान्य विवाह माना जाता है। मीन्स वो वैलिड होता है और मान्य रहता है। कब तक रहता है? जब तक कि शून्य करने विवाह होने की डिग्री पारित ना हो जाए, तब तक क्या होगा, ऐसा विवाह वैध और मान्य रहता है। शून्य करने जो विवाह होते हैं उनमें विवाह के पक्षकारों में से किसी एक की याचिका द्वारा ही ऐसा विवाह विघटित हो सकता है। आधार कहां पर बताए गए हैं? आधार बताए गए हैं सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, कि कौन से ऐसे आधार होंगे जिन पर कि किसी विवाह को वॉइडेबल घोषित कराया जा सकता है। ओके, लेकिन एक बात यह भी है कि यदि दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उस विवाह की शून्य करने की डिग्री पारित नहीं की जा सकती। मीन्स अगर एक पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो ऐसा विवाह वॉइडेबल घोषित नहीं कराया जा सकता, कोर्ट डिग्री पारित नहीं करेगा। दोनों पक्षकारों के जीवित होने पर ही यदि विवाह के शून्य करने होने की कार्रवाई कोई पक्षकार ना करे तो ऐसा विवाह विधिमान्य ही रहता है। क्या कह रहा है कि अगर दोनों पक्षकार जीवित हैं और कोई भी पक्षकार क्या नहीं चाहता कि मैं इस विवाह को शून्य करनी है घोषित करा लूं या शून्य करने की डिग्री पारित करा लूं, तो जब तक वो ना चाहे तब तक ऐसा विवाह जो होता है वो वैलिड मैरिज ही माना जाता है। ओके, एक बात ये थी कि जो वॉइड मैरिज थी वहां पर ना तो कोई अधिकार थे, ना कोई परिस्थिति थी और ना ही वो कोई कर्तव्य जन्म लेते थे। लेकिन शून्य करने जो विवाह होता है, जो वॉइडेबल मैरिज होती है, जब तक कि विवाह विघटित नहीं हो जाता, वॉइडेबल मैरिज की डिग्री पारित नहीं हो जाती, तो इसके अंतर्गत विधि मान्य विवाह वैलिड मैरिज की सारी परिस्थिति, सारे स्टेटस, सारे अधिकार, सारे कर्तव्य और सारे ही दायित्व जन्म लेते हैं और उन्हें पूर्ण करना दोनों पक्षकारों का क्या होता है, कर्तव्य होता है। ठीक है जी। अब ये देखें कि शून्य करने विवाह की संतान क्या होगी। अगर हमने पहले देखा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वॉइड मैरिज की संतान वैसे तो अधर्मज मानी जाती है, लेकिन सेक्शन 16 ने क्या बता दिया है, सेक्शन 16 ने क्या बता दिया है, चाहे संतान कैसी हो, चाहे संतान शून्य विवाह से उत्पन्न हुई हो और चाहे संतान कैसे विवाह से, शून्य करने विवाह से उत्पन्न हुई हो, तो दोनों ही संतान क्या मानी जाएंगी, दोनों ही संतान धर्मज मानी जाएंगी। ठीक है जी। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 ये कह देता है कि इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकर्थ है और शून्य है, मीन्स नल है और वॉइड है, और ऐसे विवाह का कोई अपत्य जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता, क्या होगा, वो धर्मज ही माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा, चाहे ऐसे संतान का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में नल की डिग्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या फिर ना की गई हो, और चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य भी निर्धारित किया गया हो या फिर नहीं। लेकिन साथ में वो ये भी बता देता है कि जो प्रॉपर्टी प्राप्त करेगा वो कहां से प्राप्त करेगा, सिर्फ अपने पिता से प्राप्त करेगा, वो सहदायकी में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, कि माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, सिर्फ माता पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। इसी प्रकार के
इसी प्रकार से अगर हम देखें कि सेक्शन 12 में अगर हम देखें, एक सेक्शन 12 भी यही कहता है कि सेक्शन 12 के अधीन सुनने करने विवाह के संबंध में अकर्तृता की डिक्री मंजूर की जाती है। वहां डिक्री की जाने से पूर्व जो जनित संतान होती है या गर्भित जो संतान होती है, और ऐसा कोई अपत्य जो कि यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकर्त किए जाने के बजाय विघटित किया गया होता तो विवाह के पक्षकारों का क्या माना जाता? धर्मज संतान माना जाता। अकर्तता की डिक्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जाएगा। क्या कह रहा है? सिर्फ ये बात कह दे रहा है कि सेक्शन 16 कि ऐसी जो संतान होंगी जो कि शून्य करने विवाह की डिक्री से पूर्व में क्या हो गई हो? उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी संतान क्या मानी जाएंगी? ऐसी संतान भी क्या मानी जाएंगी? लेजिटिमेट चाइल्ड मानी जाएंगी। ओके, उन्हें हिस्सा कहां से प्राप्त होगा? हिस्सा सेम बात है कि हिस्सा कहां से प्राप्त करेंगे? अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में से प्राप्त करेंगे, ना कि सैदाइकी में वो कोई प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है कि शून्य करने विवाह क्या है? शून्य करने विवाह एक वेद मान्य विवाह है जब तक कि नल की डिक्री, वॉइडेबल की डिक्री पारित नहीं हो जाती तब तक के लिए, और ये सभी अधिकारों दायित्वों को जन्म देता है। उनकी संतान क्या मानी जाती है? इनकी संतान भी धर्म संतान मानी जाती हैं। ओके, सेक्शन 16 बताता है इस बात को कि ऐसी संतान जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न है वो क्या मानी जाएंगी? धर्मज मानी जाएंगी। क्लियर है? अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि वॉइडेबल मैरिज के कौन से आधार हैं, किन आधारों पर किसी विवाह को क्या घोषित कराया जा सकता है? वॉइडेबल घोषित कराया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि वॉइडेबल मैरिज जो होंगी जब तक कि डिक्री पारित ना हो जाए वो विधिमान्य विवाह माने जाते हैं। शून्य करने विवाह वॉइडेबल मैरिज का सेक्शन 12 देखते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल एंड may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely कह रहा है कि कोई विवाह भले ही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित किया गया हो, निम्न आधारों में से किसी आधार पर क्या किया जा सकता है? शून्य करने घोषित हो सकेगा, शून्य करने की डिक्री पारित हो सकेगी, और अकर्तता की आज्ञप्ति द्वारा क्या घोषित किया जा सकेगा? वॉइडेबल घोषित किया जा सकेगा। अब अगर हम यहाँ पे भी डिफरेंस देखें कि सेक्शन 11 क्या कहता था? सेक्शन 11 बात कर रहा था कि ऐसे विवाह जो कि कब हुए हैं? 18 मई 1955 के बाद हुए हैं, उनकी बात कर रहा था। लेकिन सेक्शन 12 किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 12 बात कर रहा है कि चाहे वो इस अधिनियम के पारित होने से पहले हो या पारित होने के पश्चात किए गए हों, कुछ आधार बता दिए हैं, इन आधारों पर ऐसा विवाह क्या घोषित किया जा सकेगा? ऐसा विवाह क्या घोषित किया जा सकेगा? शून्य करने घोषित कराया जा सकेगा। ओके, अब इसमें 4 बताए गए हैं। 4 क्या बताए गए हैं? आधार बताए गए हैं, मींस 4 क्लॉज बताए गए हैं सबसेक्शन 1 में कि इन आधार में से किसी आधार पर दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार क्या कर सकता है? एक पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में कि सर मेरे को ये जो शादी है, ये जो विवाह है, ये शून्य करने घोषित कराना है, क्योंकि मेरे पास आधार है, शून्य करने की डिक्री पारित कर दी जाए इस विवाह को के शून्य करने के लिए। अब आधार देख लेते हैं, ग्राउंड। सबसे पहले सबसेक्शन 1 का क्लोज ए क्या कहता है कि इंपोर्टेंस हो, क्या हो? नपुंसक हो, कि दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार क्या है? इंपोर्टेंस है, नपुंसक है, और जिसके वजह से क्या हुआ है? कंज्यूमेटेड नहीं की जा सकी है शादी, मींस शादी के जो प्रोसीजर है, शादी की जो प्रक्रिया है, शादी के बाद का जो विवाहोत्तर संभोग है वो कंप्लीट नहीं किया जा सका है एक पक्षकार के क्या होने के कारण? नपुंसक होने के कारण। तो जो अगेंस्ट वाला पक्षकार होगा, विरुद्ध पक्षकार क्या होगा? वो क्या करेगा? विरुद्ध पक्षकार जाकर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देगा। ओके, फिर इसका क्लोज बी कहता है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ हो क्लोज 2 का सेक्शन 5 के, कि धारा 5 के क्लोज 2 का क्या हो गया हो? उल्लंघन हो गया हो। धारा 5 का क्लोज 2 क्या था? धारा 5 क्या था? धारा 5 में शर्तें बताई गई थी कि इन शर्तों के अगर उल्लंघन होता है विवाह में, ये 5 शर्तें हैं, 5 शर्तों का अगर उल्लंघन होता है, 5 शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन होता है, तो विवाह क्या माना जाता था? शून्य या शून्य करने माना जाता था। ठीक है जी। तो कहता है कि सबसेक्शन कौन सा? सबसेक्शन 1 का क्लोज बी कह रहा है कि धारा 5 के क्लॉज 2 का उल्लंघन हुआ हो।
धारा 5 का क्लॉज 2 क्या कह रहा था कि कोई व्यक्ति क्या है, विकर्चित है, अनसाउंड माइंड है, या मानसिक विकार से पीड़ित है, या उसे उन्मत्तता के दौरे पड़ते हैं, और इस उन्मत्तता के दौरे से या मानसिक विकार से या विकर्चितता के कारण वो क्या नहीं दे सकता, शादी के टाइम पर अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, या फिर उसने कंसेंट तो दे दी लेकिन क्या है, वो संतान उत्पत्ति करने के लिए अक्षम है, या तो सहमति देने के लिए अक्षम है, संतान उत्पत्ति करने में अक्षम है। तो क्या इस आधार पर पक्षकारों में, दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार विवाह को वॉइडेबल घोषित, वॉइडेबल की डिग्री पारित करा सकता है कोर्ट से। फिर कहता है क्लॉज सी क्या कह रहा है कि कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, कि याचिका दाता की सम्मति, या और कंसेंट ऑफ द गार्जियन, याचिका दाता के संरक्षक की सम्मति। देख लेंगे कि याचिका दाता के संरक्षक की सम्मति कब तक आवश्यक थी, 1978 से पहले लेते थे, उसके बाद तो हम लेते ही नहीं थे। इसका मीन्स क्या है कि 1978 से पहले विवाह हुआ है और गार्जियन ने क्या दी है, सम्मति दी है। और ऐसी सम्मति किसके आधार पर प्राप्त कर ली उसने, पिटिशनर ने, सॉरी रेस्पोंडेंट ने किस आधार पर प्राप्त कर ली, फ्रॉड करके या फिर बल से, फोर्स लगा, किसी फोर्स से डरा धमका कर या किसी फोर्स से प्राप्त कर ली है सम्मति, कंसेंट प्राप्त कर ली है, या तो याचिका दाता की, पिटिशनर की, और या फिर किसकी, उसके संरक्षक की 1978 से पहले। तो इस आधार पर भी विवाह क्या घोषित कराया जा सकेगा, सुनने करने की डिग्री पारित कराई जा सकेगी। क्लॉज डी कहता है कि रेस्पोंडेंट वाज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज। क्या कह रहा है कि रेस्पोंडेंट जो थी, जो क्या थी, पक्षकार थी, स्त्री पक्षकार जो थी, वो विवाह के समय किसी अन्य की गर्भवती थी। ठीक है जी, कि किसी अन्य के बच्चे की मां बनने वाली थी वो विवाह के समय पर। तो ये भी एक आधार है, ये भी एक ग्राउंड है कि वो विवाह को सुनने करने की डिग्री प्राप्त कर सकता है पक्षकार, कौन, पिटिशनर। अब सबसेक्शन 2 कह रहा है कि नो पिटिशन फॉर एन्यूलिंग ए मैरिज, कि कोई भी पिटिशन क्या फाइल नहीं की जा सकती, कहां पर बात कर रहा है क्लॉज ए, कि कोई भी पिटिशन जो होगी किसके लिए, सुनने करने घोषित कराने के लिए। सबसेक्शन जो 1 है उसका जो क्लॉज सी है उसमें जो आधार दिया गया है वहां पर इस सूरत में कभी भी ग्रहण नहीं की जाएगी कि जो याचिका दाता था, जो कि पिटिशनर था, उसे बल या छल का पता चल गया और उसने 1 साल के अंदर तक क्या नहीं की, कोई पिटिशन फाइल नहीं की कोर्ट में कि सर ये शादी वॉइडेबल घोषित करा दीजिए। कहता है क्लॉज, इसका क्लॉज ए का सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि बल या कपट का पता चल जाने के बाद याचिका दाता दूसरे पक्षकार के साथ पति या पत्नी के रूप में रहा है या फिर रही है। क्या कह रहा है कि उसे पता चल गया कि जो मैंने कंसेंट दी थी या जो मेरे संरक्षक ने कंसेंट दी थी, ठीक है जी, वो फ्रॉड से ली गई थी या फिर फोर्स से ली गई थी, और इसका पता चलना जाने के बाद में वो उसके साथ में क्या रहे, पति या पत्नी के साथ में की तरह रहे, उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए, दायित्व निभाए, अधिकार प्राप्त किए, तो वो ऐसी कोई पिटीशन फाइल करेगा भी तो कोर्ट उसे ग्रांट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा कि बल या छल पता चल जाने के 1 वर्ष के भीतर उसने पिटीशन फाइल नहीं की थी, या छल या बल पता चल जाने के बाद भी वो पति पत्नी के रूप में रहे हैं। ओके, ये एक शर्त है कि अगर हम क्लॉज सी के आधार पर, सबसेक्शन 1 में जो क्लॉज सी बताया गया है कि कंसेंट बल या फ्रॉड से ली गई है और हम इस आधार पर विवाह सुनने करने की डिग्री पारित कराना चाहते हैं, सुनने करने घोषित कराना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि बल या छल का पता चल जाने के 1 साल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। और उसके बाद में जब हमें छल या बल प्राप्त हो गया कि छल या बल से हमारी कंसेंट प्राप्त हुई है, तो क्या होगा कि हम पति या पत्नी के रूप में ना रहे हों। अगर रहते हैं तो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। अब सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी कहता है कि अगर ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड ऐसा है जो स्पेसिफाइड किया गया है क्लॉज डी में सबसेक्शन 1 के। सबसेक्शन 1 का क्लॉज डी क्या था कि जो प्रत्युत्तरदात्री थी, रेस्पोंडेंट जो थी, वो शादी के टाइम किसी अन्य की गर्भवती थी, किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। ठीक है, अगर ऐसा है कि को किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, तो कब कोर्ट कब उसे ग्रहण करेगा, पिटीशन को कब ग्रहण करेगा,
कुछ बातों का समाधान जब उसे हो जाता है, कोर्ट को समाधान हो जाता है, तभी वो पिटीशन ग्रहण की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, अन्यथा नहीं। अब वो किन बातों का समाधान करेंगे ये भी देख लेते हैं। अब कहता है कि याचिकादाता अभिकथित तथ्यों से विवाह के समय अनभिज्ञ था, कि पिटिशनर को पता ही नहीं था शादी के टाइम पर कि जो रेस्पोंडेंट है वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है या फिर गर्भवती है किसी अदर पर्सन से, उसे पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट पहले देख लेगा कि उसे पता था या नहीं पता था। अगर पता था तो क्यों पिटीशन फाइल कर रहे हो अभी, है ना, तुम्हें तभी शादी तोड़ देनी चाहिए थी। पिटीशन ग्रहण नहीं करेगा। कहता है सेकंड कि अधिनियम पारित होने से पहले जो शादी ऐसी हैं, जो शादी कैसी हैं, जो शादी ऐसी हैं जो अधिनियम पारित करने से पहले हुई हो, मींस 18 मई 1955 से पहले की गई हो, तो 18 मई 1955 के पहले की गई शादी में 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात हुए विवाह में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित कर दी गई हैं। मींस क्या है कि जो ऐसी शादियां हैं जो 18 मई 1955 से पहले हुई हैं, तो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, मींस 18 मई 1955 में जब ये अधिनियम पारित हो गया, तो उसके प्रारंभ के पश्चात 1 वर्ष के भीतर ऐसी पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए। और अगर विवाह ऐसा हुआ है जो कि अधिनियम के पारित होने के पश्चात विवाह हुआ है, अनुष्ठित किया गया है, तो विवाह के जब विवाह हुआ और विवाह के बाद में जब उसे पता चला, तो विवाह के 1 वर्ष के भीतर क्या कर देनी चाहिए, उसे पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए। अब थर्ड कहता है कि याचिकादाता की सम्मति से वैवाहिक संभोग पता चल जाने के दिन से नहीं हुआ है,